ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियो से टेबल टॉक विद मुकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, जिनेवा में होने वाली डोनर कॉन्फ्रेंस, उसमें होने वाले वादों, पाकिस्तान में जारी मुआशी बहरान और इससे जुड़े हुए दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुमताज़ माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो बैंकों ने कमिट किया है इस जिनेवा कॉन्फ्रेंस में, उसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का जो अमाउंट बता रहे हैं वो 4.2 अरब डॉलर है, वर्ल्ड बैंक का 2 अरब डॉलर है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का 1 अरब डॉलर है, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने 500 मिलियन डॉलर कमिट किया है। ये तकरीबन 7.700 मिलियन डॉलर बन रहा है बैंकों का खाली। ये फरमाइए, क्या ये कर्ज है, क्या ये इमदाद है और क्या इसकी वापसी सूद के साथ होगी? बहुत शुक्रिया। पहले मैं ये ज़रूर अर्ज करूँगा कि आलमी बिरादरी और आलमी मालियाती इदारों का जो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ थीं, उसके लिए इस बड़े पैमाने पर सामने आना बहुत ही खुश आइन है और इससे उन करोड़ों लोगों की ज़िंदगी भर मुस्बित असरात मुरतब होंगे जो सैलाब से तबाह हुए थे। लेकिन ये जो रकम है, ये बुनियादी तौर पर कर्ज है, सॉफ्ट टर्म्स के ऊपर है, जिनको और ये 3 साल के मुद्दत में पाकिस्तान को किस्तों में मिलेगी, फौरी तौर पर अदायगी नहीं होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आलमी मालियाती इदारे ग्रांट नहीं दिया करते, बड़े पैमाने पर जो ये दिया करते हैं ये कर्जे ही होते हैं, सॉफ्ट टर्म्स पर होते हैं। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान यही तवक्को कर रहा था कि वो कर्जे मिले सॉफ्ट टर्म्स पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम तो टोटल कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे 8.1 अरब डॉलर, जबकि इन इदारों ने जो है वो 8 अरब डॉलर से ज़्यादा कर लिया और मजबूरी तौर पर तकरीबन 10 अरब डॉलर तक के कुछ कमिटमेंट्स आए हैं। मैं समझता हूँ इसको हम हौसला अफजा यकीनन कह सकते हैं। एक कंफ्यूजन जो मीडिया में क्रिएट हो रही है वो इस बुनियाद पर है कि ये जितनी रकम पाकिस्तान इमदादी रकम के साथ या डोनेटेड अमाउंट के साथ मैच करेगा तो तब जाके बात बनेगी। अब क्या हम इस पोजीशन में हैं कि 10 अरब से ज़्यादा की कमिटमेंट आ गई, क्या हम भी 10 अरब उसमें मैच करने के काबिल हैं और क्या हमें कैसा करना पड़ेगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हमें जो कुछ करना है वो मुल्क की करेंसी में करना है और हमने ये कहा था कि 16.1 अरब डॉलर 3 साल में हमें चाहिए होंगे। तो जितने कमिटमेंट्स आ जाते हैं, जो पैसा आ जाता है, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को जो है वो करना है। और 3 साल में इतना बड़े पैमाने पर करना, मैं समझता हूँ कि कोई नामुमकिन बात नहीं है। एक बड़ा मुल्क है और अब तो अमाउंट हम तो समझ रहे थे कि हमें 8 अरब डॉलर करना होगा, लेकिन वो अब कम हो गया है उसका इक्विवेलेंट। तो यकीनन जो है हुकूमत पाकिस्तान और इदारे और कौम मिलकर ये कर लेगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो देखने में आई है कि आलमी इदारे और डोनर कंट्रीज़ जो हैं वो कमिट कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है मतलूबा रकम जो है वो फराहम नहीं की जाती। ये अफ़गानिस्तान के सिलसिले में जो जर्मनी में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी ताज़ा मिसाल हमारे सामने है कि ऐसा ही कुछ हुआ था। बढ़ चढ़ के लोगों ने ऐलान कर दिए, वाह वाह हो गई, तालियां बज गई, हेडलाइंस आ गई। वो बाद में अफगानिस्तान के अपने एक्चुअल पैसे उसे वापस नहीं मिले। तो कुछ लोग ये इसी किस्म की फिजा इस पर भी आते हुए देख रहे हैं कि आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए, हमारा जो तजर्बा है 2005 का और 2010 का पाकिस्तान का, वो ये था कि जो कमिटमेंट्स किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, बल्कि उससे काफ़ी कम जी। रकम मिली। और होता ये हैगा कि इस वक्त तो जोश जज्बा है, क्योंकि इस वक्त जो है ना रिलीफ ऑपरेशंस हो रही हैं। लेकिन जब आप रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो भी निस्बतन कम हो जाती है, क्योंकि दूसरे मसाइल आ जाते हैं और आलमी बिरादरी भी पीछे हट जाती है। तो ये तो रिकॉर्ड है 2005 का और 2010 का। लेकिन अब के जो सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब के जो बड़े पैमाने पर कमिटमेंट्स हुए हैं वो आलमी मालियाती इदारों ने किए हैं। मैं इंडिविजुअल कंट्रीज की तरफ से जो कमिटमेंट्स होते हैं उसमें आमतौर से होता है। लेकिन अगर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा ये कहता है कि हम 4.2 अरब डॉलर पाकिस्तान को देंगे, या आलमी बैंक ये कहता है कि 2 अरब डॉलर देंगे, या एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है,
फॉर दैट मैटर एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो चाइना का है, वो कहते हैं ये इतने बड़े इदारे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन 3 साल में उनके लिए ये रकम देना मैं समझता हूँ कि कोई बहुत मामूली बात है। और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये आलमी मालियाती इदारे जो है ना ये किसी किस्म के बैकआउट करेंगे। अलबत्ता जो ममालिक की तरफ से ये दूसरे कमिटमेंट्स हो रहे हैं उसमें तजर्बा यही है कि वो पूरा नहीं होता, और शायद इस मरतबा भी ऐसा ही होगा। लेकिन चूंकि हमारा कमिटमेंट से ज़्यादा जितना हम चाह रहे थे उससे ज़्यादा हो गया है, तो अगर कोई शॉर्टफॉल होती है तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा मसला पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे जो परेशानी इस वक्त नज़र आ रही है कि पिछले 10 महीने में जो पाकिस्तान की मईशत को तबाही और बर्बादी आई, रुपए की कदर गिरी, 11 अरब डॉलर से ज़्यादा तो हमारे रिजर्व गिर चुके हैं 28 फरवरी से अब तक। रुपए की कदर बेतहाशा गिर गई है, कोई मेरे ख्याल 51 रुपए तो गिरी ऑफिशियल, और जो पैरेलल मार्केट है उसमें आप फरवरी से अब तक कोई 83 रुपीज़ का फॉल आया है। हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरे हैं, हमारी रेमिटेंसेस गिरी हैं, महंगाई बढ़ी है। तो इसके अलावा हमें IMF से फौरी तौर पर मेरे ख्याल से पूरी कोशिश होनी चाहिए हुकूमत की, हर हाल में। अगर डिले करते हैं तो बड़ी ज्यादती होगी कि जनवरी में मामला तय करके उनसे किस्त हासिल कर लें, क्योंकि जब यह किस्त IMF से मिलेगी तो सऊदी अरब ने अभी कमिट किया है कि वो पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर का डिपॉजिट देंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, जिससे कि हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे। ये पैसा जो आएगा इससे फौरी तौर पर रिजर्व्स नहीं बढ़ेंगे, न कोई जो है वो कोई अचानक कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी। लेकिन अगर IMF से मामला हम तय कर लेते हैं, सऊदी अरब से पैसा मिल जाता है, तो फिर ये पैसा भी आना भी शुरू होगा। और मैं समझता हूँ कि जो बुरानी कैफियत है उससे हम निकल आएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं, महंगाई है, दूसरी परेशानियां हैं, वो अभी फिलहाल बरकरार रहेंगी। उसके लिए हमें बड़े पैमाने पर जो है पैसा चाहिए। ये जो पैसा आ रहा है ये तो रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन और उन इकदाम के लिए है कि आइंदा अगर कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ा ऐसा कुदरती आफत आती है तो हमें इतने ज़्यादा नुकसान ना हो, उससे बचने की हमें कोशिश करनी है। तो ये पैसा इन 3 मकासद के लिए है। बाकी मईशत के लिए जितनी तबाही बर्बादी आ चुकी है, 11 अरब डॉलर तो मैंने आपसे कहा कि रिजर्व स्टेट बैंक के गिरे हैं, तो हमें मजीद पैसा न सिर्फ IMF से चाहिए होगा बल्कि आलमी मालियाती इदारों से भी चाहिए होगा। शायद हम दोस्त ममालिक से भी मदद लेंगे, कर्जों की हमें रीशेड्यूलिंग भी करानी पड़ेगी चाइना के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ, और हमें इंटरनेशनल बॉन्ड्स भी इशू करने पड़ेंगे, सुकूक और बॉन्ड्स के। ये सारी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो जहां ये खुशाइन बात है कि आलमी बरादरी ने हमारे साथ कमिट किया है और हमारी हुकूमत ने, मैं ज़रूर कहूँगा कि इसे बहुत खूब अच्छे तरीके से मैनेज किया, दोस्त ममालिक में वफ्द भी भेजे, हमारे आर्मी चीफ भी गए, तो ये एक फिजा बनी है। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां हमारी बढ़ गई हैं कि ये कर्जे भी आपको मैसूर वापस करने हैं, मईशत को भी बहाल करना है। लेकिन इसमें अवाम कहाँ है? इसलिए कि IMF से जो कर्जा मिलेगा उससे तो महंगाई बढ़ने वाली है, और जून तक मैं नहीं समझता कि जो है कमी होगी। तो एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, हमारी ग्रोथ रेट शायद 2% से भी कम होगी, और अफराद-ए-ज़र इस वक्त हमारा 24.5% है, भारत का 6% है, बांग्लादेश का 9% है। यानी हमारी कितनी बड़ी गलत पॉलिसी है जिसका ये नतीजा आया है। तो अब अगर जो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अगर अगले चंद दिनों में 2 काम हमने नहीं किए तो हमारी मुश्किलात बढ़ेंगी। पहला, IMF के साथ हर कीमत पर, हर सूरत में मामला तय करें। आलमी मालियाती इदारों ने IMF को एक मैसेज दे दिया है, और वो मैसेज दी कि हम इतने बड़े पैमाने पर इस मुल्क की मदद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है। तो IMF जो है वो किसी भी वजह से इतनी सख्ती ना करे दुनिया में, किसी मुल्क के साथ उसने नहीं की कि जो इंसानी अलमिया है ये इसमें इजाफा हो। तो ये दुनिया ने उसको एक मैसेज दी है, मगर मैं ये तवक्को नहीं करता कि वो बहुत ज़्यादा नरमी दिखाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये, जो भी वो कहें, हमें 90% तो हम कर चुके हैं, बाकी करके वो पैसा ले लें। पहला काम तो ये है। एक इजाज़त और दे दें, दूसरा काम मेरे ख्याल से जो बहुत ज़रूरी है, वरना सारी मेहनत जो है मुश्किल में पड़ जाएगी, ये कर्जे वापस करने हैं। ये जो अभी मिल रहे हैं, IMF से मिल रहे हैं, मईशत तबाह है, मजीद कर्जे लेंगे। तो अगर हमने आज IMF की किस्त लेने के बाद कौमी सलामती कमेटी की एक इजलास नहीं बुलाया, इस कौमी सलामती कमेटी में ये हुक्मरान जमात होगी, अफवाज पाकिस्तान होंगी, और उन तमाम पार्टियों को बुला लें जो कौमी असम्बली में जिनकी एक से ज़्यादा नशिस्तें हैं, इसलिए कि वो अब आपको बुनियादी नेचर के फैसले करने हैं। एनफ इज एनफ, बहुत तबाही बर्बादी हो गई। अगर ऐसे फैसले करने हैं जिससे मईशत को सहारा मिले और कोई हुकूमत आए, एक आए दूसरी आए, वो इससे बैकआउट ना कर सके। इसलिए कौमी सलामती कमेटी की मेरा मतलब यही है कि अफवाज पाकिस्तान के तीनों नुमाइंदे भी हों,
मौजूदा हुकूमत भी हो और अब तमाम पार्टियां अब जो अपोजिशन में जिनकी एक से ज़्यादा सीटें वो मिलकर फैसले करें, उसमें कुछ बुनियादी फैसले यानी टैक्सों के ज़िम्मे में, जब आप अगर मुनासिब समझेंगे तो मैं बताऊंगा, तवानाई के ज़िम्मे में, तालीम और सेहत, महंगाई कम करने, सलामती के लिए खतरात ज़्यादा हैं, अवाम मायूस हो रहे हैं, अवाम बददिल हो गए हैं अपने मुस्तकबिल से, अपनी औलाद के मुस्तकबिल से, न तालीम दिला सकते हैं न वो। ये फैसले फौरी तौर पर हमें दो अगर नहीं किए तो पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त हम खुशियां मना रहे हैं वो मेरे ख्याल से उसमें मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तो अब हुकूमत को इदराक करके ये इनिशिएटिव लेना होगा और IMF को भी अब जो है नंगी तलवार से थोड़ा सा नियाम में रखें और कुछ ना कुछ अपनी शराइत हमने कर दी है, कुछ मजीद करने, लेकिन इंसानी अलमियों को नज़रअंदाज करना किसी के मुफाद में नहीं है, ना IMF के मुफाद में है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान की मईशत का तज्जिया जारी है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है डॉक्टर साहब, ये जो इमदाद है क्या ये उन्हीं इदारों के तवस्सुत से इस्तेमाल की जाएगी और क्या ये वो पाकिस्तान की हुकूमत को हैंड ओवर करेंगे या ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा? अंदाज़ा यही है कि इसका जो बड़ा हिस्सा है वो हुकूमत पाकिस्तान को ही मिलेगा, लेकिन उन्होंने ऑफ़र किया है कि हम शफाफ तरीके से करेंगे, ऑडिट हो सकता है, कुछ ग्रांट्स वगैरह जो होती हैं वो NGOs वगैरह के थ्रू जा सकती हैं, मगर ये जो बुनियादी बड़ी बड़ी रकूम है ये तो जाहिर बात है हुकूमत पाकिस्तान को दिएंगे, वो खर्च करेंगे और उसको देखा जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है, ऑडिट किया जा सकता है, लेकिन बड़ा हिस्सा जो है वो NGOs वगैरह के थ्रू नहीं होगा। ये असल में हमारे यहाँ एक मसला हो गया है कि जब कोई हुकूमत कोई काम मुल्क के लिए अच्छा भी करती है तो अपोजिशन उसमें जो है वो शुबहात पैदा करने की कोशिश करता है। जाहिर है जो पैसा दे रहे हैं वो अपनी वापसी भी चाहेंगे, वो ये भी चाहेंगे मकसद हासिल हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आया इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक या आलमी बैंक ये कहे कि जी हम हुकूमत पाकिस्तान को नहीं देते, तो फिर किस तरह से हो नहीं सकता है। लेकिन कुछ ग्रांट्स वगैरह जो हैं वो यकीनन उसमें इन्वॉल्वमेंट किया जा सकता है, मगर उसका हिस्सा मेरे ख्याल से निस्बतन बहुत कम और काबिल ज़िक्र हद तक कम होगा, इसलिए हमें उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा, अमेरिकी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान IMF से किए हुए मुआहदे और वादे पूरे करे और मुआशी इस्लाहात जारी रखे। इसका क्या मतलब है? क्योंकि IMF तो दो चीजें ही बताता है कि या तो आप यूटिलिटीज के ऊपर कीमतें बढ़ा दें या टैक्सेस बढ़ा दें, तो अमेरिका भी यही चाहता है। नहीं, देखिए बात ये थी कि IMF जो है वो जो इतनी सख्त शराइत हमारे ऊपर लगाई गई हैं उसमें बैरूनी इशारे तो शामिल थे, क्योंकि 2013 से 2016 तक आप देखें तो हमारे बहुत नरम शराइत पर IMF ने दिया और उसमें डॉक्टर साहब भी वजीर खजाना थे, 1 दर्जन हमने उसमें डेविएट किया और उन्होंने 1 दर्जन गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब क्या ऐसा हुआ है कि 1700 अरब रुपए के तो टैक्स लगाने पड़े पिछली किस्त देने के लिए, उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती की है। मेरे ख्याल से इस वक्त वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत भी कम हो गई थी और कुछ बैरूनी इशारे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि IMF ने जो पाकिस्तान पर इस वक्त शराइत आयद की हैं और बार बार आयद की हैं, वो दुनिया की तारीख में किसी और मुल्क के साथ और ना हमारे साथ की थी एक। लेकिन टू बी फेयर हमारी पिछली हुकूमत ने भी इमरान खान साहब ने 28 फरवरी 2022 को जो खुद मुआहिदा उन्होंने किया था IMF से वो उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद जब मौजूदा हुकूमत आई तो पिछले वजीर खजाना ने जो मामला खुद तय किए थे उसके खिलाफ कुछ इम्प्लीमेंट किया, वो नाराज हो गए जिससे डिले हुआ। डार साहब ने 1 से ज्यादा मरतबा जो मामला तय किए थे उससे डेविएट किया मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। तो IMF ये समझता है कि अब उनका ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान के साथ बहुत बढ़ गया है, कुछ उनको शायद इशारा भी ऐसा है कि इस मुल्क के साथ भी सख्ती करनी है, तो अब वो जो बात कर रहे हैं रुपए की कदर गिरी है, बहुत गिराई गई है, गिरी नहीं है गिराई गई है, रिजल्ट्स भी गिराए गए हैं, सट्टेबाजी भी हुई है, स्मगलिंग भी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हुंडी हवाले का कारोबार बहुत ज़्यादा फरोग हुआ है, इतना पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में कोई फ़र्क होता था 5-7 रुपए का, अभी 260 और 228 इतना बड़ा फ़र्क हो गया है, यानी ये अरूज पर है। अब इन सब चीज़ों को वो चाहता है कि भाई एक रेट करें आप, ये नहीं हो सकता है कि एक कराची का रेट है, एक ओपन मार्केट का, एक मुतवाज़ी का। फिर वो ये चाहते हैं कि अगर आप तवानाई के शोबे में इस्लाहात नहीं करना चाहते, वो तो कहते हैं इस्लाह करें आप चोरी रोकना नहीं चाहते तो वो कहते हैं आप कॉस्ट रिकवर करें। क्यों? क्योंकि सर्कुलर डेट हमने 2009 में उनसे कहा था हम सिफर करेंगे,
और ये बढ़ते बढ़ते आज 2500 अरब तक पहुंच गया सर्कुलर डेट। तो वो सवाल उनका निशान है। हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो किसी वक्त 15% हुआ करता था 95-96 में, इस वक्त 10% से नीचे आ गया। हालांकि हर हुकूमत कहती रही हमने बड़े मुआवजे दिखाए हैं, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि जनाब आपको जो टैक्सों की आमदनी है एफबीआर की, उससे तो कर्जे और सूद ही नहीं अदा हो रहा है, दफाई और सूद नहीं अदा हो रहा है, तो ये मुल्क कैसे चलेगा? उनको इंश्योर करना है, तो वो चाहते हैं बजट खसारे को कंट्रोल करें। कुछ इंसानी वसाइल के लिए वो चाहते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से नुमाइशी बातें कर रहे हैं। असल मकसद उनका यही है कि आप अपने शाहाना अखराजात कम करें, लेकिन अगर नहीं करते तो वो ज़्यादा परवाह नहीं करते। लेकिन वो ये कहते हैं कि डॉक्टर टैक्सों साहब की ये आमदनी बढ़ाएं। जी जी हाँ, जनाब। ये फरमाइए कि आपने इसहाक डार साहब का जिक्र किया और मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ भी इशारा किया, आप इन दोनों में से किसकी पॉलिसी को बेहतर समझते हैं? देखिए बात ये थी कि पॉलिसी तो बेसिकली कैबिनेट की होती है, लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा, अगर मुझसे आप पूछें तो पाकिस्तान में एक ही पॉलिसी रही है यकसा, और वो पॉलिसी ये है कि अशराफिया को नवाजा जाए, ताकतवर तबकों को नवाजा जाए, छूट दी जाए, कई हज़ार अरब रुपए की टैक्स में मराद दी जाए, टैक्स एमनेस्टी दी जाए, काले धन को सफ़ेद दाने की स्कीमें दी जाएं, तालीम का बजट कम किया जाए, सेहत का बजट कम किया जाए। ये तीनों तहरीक इंसाफ ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं छोड़ी, पीएमएल ने भी नहीं छोड़ी, और ये पीडीएम की हुकूमत इन्होंने भी छोड़ी। सबकी पॉलिसियां यकसा रही हैं इस सेंस में। अशराफिया, वो अशराफिया जिसे माफिया कहते हैं, जिसकी मदद से आप इक़्तिदार में आते हैं, उनको खुश करना है, उनको मराद देनी है। तो अब जब आप ये देंगे तो उसका बोझ किसी पे तो डालेंगे, या असासे आप बेचेंगे, या पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएंगे, या बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, या गैस के नर्ख बढ़ाएंगे, और जीएसटी बढ़ाएंगे, अवाम पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे। ये पॉलिसियां सब ने यकसा की हैं। जो कौमी दौलत लूटने के नाम पर आए, उन्होंने भी ये इमरान खान साहब, उन्होंने भी ये एमनेस्टी लेकर आए कि लूट के दौलत जो बाहर गई है उसको पाकिस्तान लाने की जरूरत नहीं है, हमें तो डॉलर चाहिए। कहा था उन्होंने यही कि मेरा काम है लूटी हुई दौलत ला के उस पैसे को अवाम पे खर्च करना। तो लाना तो खैर आना वाना तो कुछ नहीं था, लेकिन एमनेस्टी ये दे दी कि पैसे को पाकिस्तान मत लाएं। फिर प्रॉपर्टी माफिया, आप अभी इमरान खान साहब ने कहा जी प्रॉपर्टी माफिया इतना पावरफुल है कि हुकूमतें बेबस हैं। उन्होंने खुद 1.5% के ऊपर बिल्डिंग्स में चोरी के पैसे की बिल्डिंग्स को बरात दी, मुस्लिम लीग नून ने दी। तो ये यकसा पॉलिसियां हैं, बाकी अशराफिया की मईशत है। इसी तरीके से आप देखें 1980 से अब तक जो आप देखें, मेरे मुल्क का जो ग्रोथ रेट है भारत से भी कम रहा, बांग्लादेश से भी कम रहा। अभी मैंने अर्ज किया कि हमारे महंगाई 24% है, भारत में 6% है, बांग्लादेश में 9% है। इसी तरीके से आप देखें पिछले चंद वर्षों में, अगर आप देखें 2018 से अब तक, भारत जो दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत था 5वीं बन गया। बांग्लादेश जो 43 पे था वो 41 नंबर पे आ गया, 41वीं बड़ी मईशत। हम 41 से 48 पर आ गए। तो हम नीचे जा रहे हैं, आवाम को कुचल रहे हैं, ताकतवर लोग पैसा बना रहे हैं, सरमाए का फरार हो रहे हैं, होने दे रहे हैं। अभी एक मिसाल आपके सामने आई कि दिसंबर में कौमी सलामती कमेटी की इजलास हुआ, उसमें उन्होंने ये कहा कि स्मगलिंग रोकी जाएगी, हुंडी हवाले का कारोबार रोका जाएगा। अरे भाई, तो उसके लिए कौमी सलामती कमेटी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये काम तो रूटीन में हुकूमतों को करने हैं, और अगर फैसला करना था तो आप अप्रैल में करते। तो ये जो सट्टेबाजी जिस वक्त हो रही थी, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि पैसा बाहर जा रहा है, गंदम भी अफगानिस्तान जा रहा है, डॉलर भी जा रहा है, और हमारे और अफगानिस्तान के रेट में फ़र्क है, इसीलिए कि स्मगलिंग हो रही है। ये तमाम पॉलिसियाँ वही हैं कि आमदनी पर टैक्स नहीं लगाना, शान अखराजात करना है, और ताकतवर तबकों को नवाज के अवाम को बोझ डालना है। और राय अम्मा बेदार नहीं हुई। पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना 80% टाइम जो है वो सियासी बयानात और उनकी तकरीरों, और कल क्या होने वाला है, कल कोर्ट क्या फैसले देगी, उस पर देते हैं। अवामी मसाइल अवाम को बेदार नहीं किया गया। तालीम सेहत है नहीं, तालीम नहीं है, शऊर नहीं है, वो प्रोपेगेंडा का शिकार होते हैं। तो हुकूमतों पर दबाव नहीं रहा। ये है पाकिस्तान का बड़ा मसला। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि आपका पसंदीदा तरीन वजीर खजाना कौन सा रहा पाकिस्तान की तारीख में? चलिए यूं कर लेते हैं। असल में पहले मैं आप इजाज़त दे दो, एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। मैं अपना जो भी ज़िंदगी का थोड़ा बहुत तजर्बा है, पाकिस्तान के दुनिया भर के जो बेहतरीन दिमाग हैं फाइनेंस के, उनको आप 2 साल के लिए पाकिस्तान ले आए, वो इसी तरह से नाकाम होंगे जितने तमाम हुए थे। इसलिए कि फैसला तो पार्लियामेंट ने करना है ना, कि आप ये पॉलिसी बनाएं। वो तो बेचारा ये बता सकता है ना आपको कि जी ये कर लें। अच्छा, दूसरी ये कि आमतौर से फाइनेंस के लोग तो होते हैं वो खुद इलेक्टेड नहीं होते, बहुत ज़्यादा वो नॉमिनेट होकर आते हैं, तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते।
हमारा मसला फाइनेंस, हमें पता है, हुकूमत को पता है, मुझे पता है और बहुत से लोगों को पता है, जितने वजीर खानादान नाकाम हुए उनको पता है कि करने की क्या है, लेकिन वो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट उन पॉलिसियों के लिए तैयार नहीं है जिससे मईशत बेहतर होगी, मगर ताकतवर तबकों के नाजायज मफादात पर जरब पड़ेगी। माफिया, अशराफिया की मईशत, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। तो ये जो यकसा पॉलिसी है उसकी वजह यही है कि अगर उसको पता भी है कि ये काम करना है, तो जब उसको पता है कि मेरी कैबिनेट ही अप्रूव नहीं करेगी, और अगर कैबिनेट कर दे तो फिर कौमी असम्बली नहीं करेगी, आपकी सूबाई असम्बलियाँ नहीं करेंगी। एक मिसाल आपको दे दूं, प्रॉपर्टी जो 20 करोड़ की है, 20 करोड़ की, वो 2 करोड़ में रजिस्टर होती है। अब आप, कोई आदमी इसको तैयार नहीं है कि आप मार्केट वैल्यू पर अनाउंस कर दें कि जी मार्केट वैल्यू पर होगी और हर साल उसको जो है करेंगे। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मैं नेशनलाइज कर लूंगा उन प्रॉपर्टीज को जो मार्केट वैल्यू से कम पर है। सूबाई मसला था, नहीं किया उन्होंने, कर नहीं सके। क्यों नहीं कर सके? कि वो जो माफिया था वो उनको गिरा देता। तो हमारा मसला फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है, हमारा मसला ये अवाम बेदार होकर हुकूमत पर दबाव नहीं डाल रहे, और हुकूमत जो है सारा इल्ज़ाम IMF पर डाल के या दूसरों पर डाल के, अपोजिशन में डाल के आगे निकल जाती है। इसकी एक मिसाल अभी सामने आई, डिफॉल्ट। जो हुक्मरान, जो सियासतदान कह रहे थे डिफॉल्ट होगा, उनको पता था हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। नवंबर से अब तक 20 मरतबा मैंने कहा है मुख्तलिफ जगह कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो दुनिया को मैसेज दे रहे थे अपोजिशन वाले, हम डिफॉल्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को ये मैसेज तो दे रहे थे, खबरदार इस मुल्क को आपने कर्जा दिया या यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन हुकूमत को कमजोर करना चाहते थे। तो खेल जो है पाकिस्तान का मुफाद नंबर 2 पर है, लस्ट फॉर मनी और लस्ट फॉर पावर। चाहे बैरूनी अशराफे की मदद की जरूरत हो या मुल्की अशराफे की, लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर पावर पर चल रहे हैं। अवाम एजुकेटेड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनको एजुकेट नहीं कर रहा, तो खेल चल रहा है। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आलमी बैंक की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि सन 2023 में आलमी कसाद बाजारी का खतरा है। मुख्तसरन ये अर्ज कीजिए कि पाकिस्तान इससे कैसे महफूज रह सकता है? देखिए, अब जून 2023 तक जो हमारी पॉलिसियां हैं उसमें महंगाई कम करना, मईशत की शरह-ए-नमो को तेज करना और इस्लाहात करना शामिल नहीं है। ये चीज़ें तो जब हुकूमत आती है उसके बाद कर सकती है। अब इस वक्त तो अगर वक्त मुद्दत पूरी करते हैं तो अगस्त में इनकी इद्दत कंप्लीट हो रही है। अब रूस और यूक्रेन की जंग के असरात हैं, कुछ दूसरे असरात हैं, और हमारी अपनी मईशत जैसे मैंने कहा तबाह बर्बाद हुई है। तो आलमी खुद अमेरिका की मईशत और यूरोप की मईशत पर असर पड़ा है, उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। चाइना में कोविड नई शक्ल में आ गया है। तो ये चीज़ें तो हमारे ऊपर मनफी हैं ही, लेकिन हमारा सिर्फ कोशिश यही है कि महंगाई बेशक ना कम हो, ग्रोथ रेट ना बढ़े, नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगस्त तक हम गुजारा कर लें ताकि अगले इलेक्शन के लिए हम अपने आप को पेश कर सकें। कोई इस्लाहात इसलिए नहीं करेंगे कि तो जो ताकतवर तबके उनको इलेक्शन ईयर में कोई नाराज नहीं कर सकता, ये भी नहीं करेंगे। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने पाकिस्तान में जारी मुआशी बहरान, जिनेवा की डोनर्स कॉन्फ्रेंस और इससे जुड़े हुए मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।